Hello, my dear students. Welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने इससे पहले जो ये सीरीज चल रही है आपने उस सारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक वे में हम यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं जो कि पेपर 1 के लिए यहाँ पे होती है, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए 2022 में एग्जाम होने वाला है, हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा 28वां पार्ट है। आप इसको इन तक देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस लेक्चर को सुन के। माई डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपने नेट स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिंक दिया है, क्योंकि ज्वाइन हम इस वजह से कह रहे हैं करने के लिए फ्रेंड्स, डेली वीडियोस, पीडीएफ और मोटिवेशनल कोट्स जो हम देते हैं उसको आप ले सकते हैं। और स्पेशली जो हम प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है एक आपको मतलब रूह होती है, आत्मा होती है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं समझ लीजिए आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि एक प्रिपरेशन, बेहतरीन प्रिपरेशन वही होती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको पता चलेगी और आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम देखते हैं अपने पहले सवाल को। पहला सवाल स्टूडेंट्स यहाँ पे है, टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो हमें क्या कहा गया कि अ टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। एक टीचर जो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब बन जाता है, यानी कब वो प्रभावी जो है संचारक बन जाएगा। ये एक टीचर जो होगा उसमें क्या होगा तो वो बन जाएगा। तो कहा गया कि अगर टीचर जो होगा वो यूज करे इंटरेक्शनल एड्स को। क्या इंटरेक्शनल एड्स के यूज करने से इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाएगा? ये तो नहीं होगा। अगर फ्रेंड्स इंटरेक्शनल एड्स को आप नहीं जानते हैं तो हमने पिछली वीडियो में इंटरेक्शनल एड्स के बारे में बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है, आप उसको जरूर देखें, उसमें क्या क्या होता है तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। फिर कहा गया ऑप्शन बी में कि जब टीचर मदद करता है स्टूडेंट्स की, जो भी हो उस जो भी समझाता है क्लासरूम में, तो अगर स्टूडेंट्स को वो अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर टीचर जो तब बन जाता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर। यानी एक क्लासरूम के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या होगी कि टीचर कोई चीज समझाए और स्टूडेंट को वो समझ में आ जाए उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती है। तो यही कहा गया कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब बन जाएगा एक टीचर। तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर इन दोनों ऑप्शन को देखें तो कहा गया कि टीचर जो है वो जब वो टीचिंग कर रहा है तो बीच बीच में वो सवाल पूछता रहे, तो क्या इससे एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर निकल के आएगा, कम्युनिकेटिंग निकल के आएगी? ये तो नहीं होगा। या फिर टीचर जो होगा मदद करेगा स्टूडेंट्स की करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, यानी जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहा है उस पर वो क्वेश्चन करे और फिर स्टूडेंट्स वो सही आंसर मिल जाए, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग होगी। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर जो होगा वो किस तरीके का होगा, आइए इसके बारे में हम डिटेल में आपसे बात करते हैं। फ्रेंड्स, कहा गया कि कम्युनिकेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है किस तरीके का कि जो टीचर के जो मन में होता है, आइडियाज होते हैं, फीलिंग्स होती है, थॉट्स होती हैं, ये सारी चीजें एक्सचेंज करता है। किसके साथ करता है? स्टूडेंट के साथ करता है। एक क्लासरूम में क्या होता है, एक टीचर आता है, एक टीचर आके लेक्चर देता है, कुछ समझाता है, कुछ बताता है, तो जब वो जो भी उसके आइडियाज होते हैं लोगों के सामने एक्सप्रेस करता है, तो यही एक जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रोसेस होता है। और जब स्टूडेंट उसको अच्छी तरीके से समझ जाते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेट माना जाता है।
और उसी के साथ साथ बताया गया कि जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन हो जाता है उसमें कौन कौन होता है, टीचर होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, उनके दरमियान जो होती है आपस में जो गुफ्तगू होती है वो एक कम्युनिकेशन मानी जाती है। और जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होगी वो क्रूशियल होती है किसके लिए, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जब सक्सेस यानी कामयाबी जब इसमें होती है तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम कम्युनिकेशन निकल के आता है। और जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है ये एक पर्पसिव इन नेचर का होता है, यानी जो भी क्लासरूम में टीचर आ रहा है तो उसका एक कोई पर्पस है, बिना पर्पस के वो कुछ नहीं करता है, उसका वो एक पर्पस से आता है फिर उसको वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है, यानी कहा गया कि वो पूरा करता है विद इंटेंट ऑफ द मेकिंग स्टूडेंट क्लियरली अंडरस्टैंड अ टॉपिक, यानी जो भी टॉपिक है उसके बारे में वो क्लियर अच्छे से बताता है, स्टूडेंट के सामने वो बातें रखता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें वही हैं कि टीचर जो होता है सेंटर मेथड में बताया गया कि क्लासरूम में जो होता है लर्नर जो होते हैं वो लर्निंग जो होती है लिमिट हो जाती है। क्योंकि लिमिट हो जाती है, क्योंकि ये टीचर सेंटर मेथड है। टीचर सेंटर मेथड में क्या होता है, सिर्फ वो टीचर एक्टिव रोल अदा करता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव यानी सिर्फ उनकी बातों को सुनते रहते हैं। इस वजह से कहा गया कि इसमें लर्निंग जो होती है वो लिमिट हो जाती है। और वही बात फिर कही गई कि गेट द मीनिंग एंड क्लियर इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो भी टीचर है वो जब किसी टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता है कोई बात, तो वो जब स्टूडेंट्स उस बात को समझ लेता है, स्टूडेंट्स के जहन में वो बात बैठ जाती है और वो उसका अच्छे से मतलब समझ जाता है, तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग मानी जाती है। और फिर बाद में होता क्या है, जो भी स्टूडेंट्स के पास डाउट्स हैं किसी टॉपिक को लेकर तो उसको टीचर जो था क्लियर करता है, और जो वो फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसके बाद फीडबैक वगैरह देते हैं। इसी वजह से कहा गया कि टीचर विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर ओनली व्हेन द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट ही शी एंड टीच, यानी टीचर जो भी टीच कर रहा है क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स उसको समझ लेता है तो यही एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर माना जाता है। फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि व्हेन वाज द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट इन रेस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के बारे में बताया गया कि कब ये अप्रोप्रिएट माना जाएगा, यानी टीचर का स्टूडेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए उसके बारे में कहा गया। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल जो रिलेशन टीचर का और स्टूडेंट के बीच में होता है ये अप्रोप्रिएट माना जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। कहा गया कि जो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जैसे पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करता है, तो स्टूडेंट्स और टीचर का जो रिलेशनशिप होता है वो क्रिएट करता है पावरफुल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। और ये क्या दिखाता है, गुड कम्युनिकेशन दिखाता है, यानी जब रिलेशन अच्छा होगा टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में तो उन दोनों के दरमियान में क्लासरूम में क्या होगा, गुड कम्युनिकेशन होगा और सेफ लर्निंग इन्वायरमेंट होगा, यानी जो भी सीखने का जो इन्वायरमेंट एक माहौल जो बनेगा लर्निंग का वो बहुत अच्छा क्रिएट होगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, पॉजिटिव एंड पेशेंट एटीट्यूड हो जाएगा दोनों के बीच में, और स्टूडेंट्स जो होंगे उनकी इक्वालिटी और टाइमली प्रेस किए जाएंगे। और जो ये बहुत सारी बातें इसमें फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हम 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं हम इसको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। हम ये भी नहीं सोच रहे कि ये जो लेक्चर हो रहा है, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं बहुत लंबी बन जाए, इसी वजह से हम पॉइंट तो बहुत सारे लेके आए हैं, आप इसको अपने एंड पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरा सिर्फ मकसद यही है कि क्वेश्चन जो होते हैं उसको अच्छे से समझा देना है। फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि ये एक रीजनिंग से क्वेश्चन है जो कोडिंग वगैरह से होता है, उससे क्वेश्चन लिया गया है कि एक कोड भाषा में लिखा गया है डैश, तो इसको लिखा गया कि 21845, तो हमसे पूछा गया कि शेड जो लिखा है इसको, जो शेड लिखा है इसको क्या लिखा जाएगा नंबर में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर समझें
तो इसमें जो डैश लिखा हुआ है, डी को 2 लिखा गया है, कोड भाषा में ये लिखा गया है, ए को 1 लिखा गया है और एस को 8 लिखा गया और एच को 4 लिखा गया है, वैसे ही ई को 5 लिखा गया है। तो हमें बताना है कि शेड को कैसे लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे एस को क्या यहाँ पे लिया गया है। एस को जो लिया गया, क्या लिया गया है, 8 लिया गया है। तो एस 8 तो सब में है, सभी ऑप्शन में है, तो 8 ले लेंगे। फिर एच को क्या लिया गया है, एच यहां पे देखिए, एच को क्या लिया गया है, 4 लिया गया है, तो 4 भी हो गया और 8 भी हो गया। ये सारे ऑप्शन में दिए गए हैं। और फिर ए को दिखाया गया 1 के रूप में, तो ए को 1 भी लिख दिया, तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। यानी अब हमारा बी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, हमारा ए ऑप्शन और सी डी ऑप्शन बचता है। तो फिर हम इसको देखेंगे आगे, डी को क्या लिया गया है। डी में देखें, डी को क्या लिया गया था, नंबर 2 लिया गया था, तो इसको 2 देखेंगे, 2 कहाँ पे, इसमें ऑप्शन ए में दिया गया और ऑप्शन डी में दिया गया। यानी अब सिर्फ हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा हुआ है। और अगर ई को देखें स्टूडेंट्स, ई जो है, ई को क्या लिया गया था, इसमें 5 नंबर लिया गया था, इसमें भी, तो ई को 5 लेंगे तो हमारा ऑप्शन ए मिल जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए इसके बारे में हमने अच्छे से और बताया इसमें, जैसे डी को 2 लिया गया था, ए को 1, एस को 8 लिया गया था और जो है एच को 4, ई को 5। वैसे ही शेड को हमने यहाँ पे बताया है, इस तरीके से लिया गया है। तो हमें क्या बन गया, 8 4 1 2 5, ये हमारा आंसर बन गया था। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स ये आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया कि जो कंप्यूटर में जो स्टोरेज होते हैं उसमें एक बाइट होती है, बाइट जो होती है कितना कंसिस्ट करती है, यानी ये बिट्स में होती है, तो कितनी बिट्स की होती है एक बाइट, हमें ये बताना है। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी सी है, 8 बिट्स की होती है, यानी 1 बाइट जो इज इक्वल टू 8 बिट्स होती है। आइए इसमें और डिटेल में हमने बताया है कि जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो बिट होती है। बिट क्या डिजिट रखती है, या तो 0 रखेगी या तो 1 रखेगी। फिर उसके बाद नीबल आता है, नीबल क्या रखता है, 4 बिट्स को रखता है। 1 बाइट जो होता है, फिर उसके बाद ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये दिया गया है, यानी सबसे पहले बिट आएगा, फिर उसके बाद निबल आएगा, फिर उसके बाद बाइट आ जाता है। 1 बाइट जो होता है वो बराबर होता है किसके, 8 बिट्स के, और 1 KB बराबर होता है 1024, यानी 1024 बिट्स बाइट्स के होता है, और 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB होता है, और 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB के होता है, और 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB के होता है। आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इससे एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि आप बताइए कि 1 MB में कितने KB होते हैं या 1 GB में कितने MB होते हैं। ये सारे पॉइंट हमने इकट्ठा कर लिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें और इसको रिवाइज करते रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में इसका फायदा मिले। आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला सवाल अपना। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर बॉर्न डिसीज। हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सी, ये सारे डिसीज के नाम है जितने ऑप्शन में हैं, यानी टाइफाइड की बात करें या फिर हेपेटाइटिस की बात करें, कॉलेरा की बात करें या फिर डेंगू की बात करें, ये सारे डिसीज एक प्रकार की हैं। हमसे पूछा गया है कि कौन सी इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है कि इसमें वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है, यानी वाटर से रिलेटेड नहीं है। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन डी है, यानी डेंगू जो है वो वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है। क्यों, क्योंकि डेंगू जो होता है वो किससे होता है, मॉस्किटो से होता है, ये जो है वाटर से नहीं होता है। लेकिन टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कॉलेरा, ये तीनों जो डिसीज हैं ये वाटर बॉर्न डिसीज हैं। आइए देखते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू किस तरीके का एक है कि कहा गया कि डेंगू इज मॉस्किटो बॉर्न वायरल इन्फेक्शन। ये एक मॉस्किटो के थ्रू होता है, इन्फेक्शन के थ्रू होता है, और ये
जो वायरस होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी वजह से? डेंगू के लिए, जिसको कहा जाता है डेंगू वायरस, यानी DENW और ये ट्रांसमिट होता है बाय फीमेल। यानी यहां पे पता चला कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है उससे ये ट्रांसफर होता है, जो मेल मॉस्किटो होती है उससे ये ट्रांसफर नहीं होता है। मेनली टू बी स्पेसीज और डेंगू जो है ये फाउंड किया गया था इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वर्ल्ड वाइड में। और डेंगू प्रिवेंशन करता है और कंट्रोल करता है किसके लिए? डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव वेक्टर कंट्रोल मेजर्स। आई होप फ्रेंड ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। हम यहीं पे अपना इस वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।